हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं शब्द शक्ति अपने ये सभी एग्ज़ाम में आवश्यक है। टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ में 20 से ही कहीं से भी क्वेश्चन कुछ एक दे दिया जाता है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ के आए हैं तो अभी तक तो पूरी नॉलेज होगी। इस आधार पे ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है, 8वीं 9वीं में ही शब्द शक्ति वगैरह, तो इसलिए दे दिया जाता है। तो फिर देखते हैं शब्द शक्ति के बारे में। तो फिर देखते हैं शब्द शक्ति क्या है। तो देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति फ्रेंड्स, ये अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी के द्वारा स्टेट एग्ज़ाम, वहाँ भी बेट का एग्ज़ाम होगी। तो इसमें भी प्रोफेसर बनने की उम्मीद है। तो जो छात्र इच्छुक होंगे, तो बाहर के भी छात्र और वहाँ राज्य के तो छात्र होंगे ही, तो वहाँ पर ये शब्द शक्ति पूछा जाएगा। क्योंकि किसी भी राज्य के उसके एग्ज़ाम लेने का पैटर्न वो देखना चाहिए कि वो किस आधार पे एग्ज़ाम लेता है। तो बिहार राज्य में देखा है कि पीजीटी में अधिकतर व्याकरण से प्रश्न आते हैं और ऐसे ही अंदर से प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी जैसे एमपी सेट में भी है, तो व्याकरण से मतलब वो आसान ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अपन बता नहीं पाते हैं। जैसे सरल वाक्य हुआ, ये समास, वर्तनी, ये सब से पूछ दिया जाता है, कारक से। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार ये इसमें भी बिहार स्टेट में भी ये इसकी आवश्यकता है। स्टेट क्या हो, ये प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो होगी, नेट के जैसा सेट। तो अभी पूरी तरह तो नाम तो नहीं आया है। कभी कोई बेट बोला जाता है, कभी सेट बोला जाता है। तो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, तो इसलिए उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए देखिए, तो शब्द शक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शब्द शक्ति क्या है? तो अभिव्यक्ति का आधार भाषा है, और भाषा की आधारभूत इकाई शब्द है। किसी भी शब्द में दो बातें मुख्य होती है, वह अक्षरों में हो या ध्वनियों का समूह होता है। यथा कमल शब्द में क म ल 3 शब्द हैं, तो 3 अक्षर 3 ध्वनियाँ हैं, तो उसमें विशेष अर्थ निहित होता है। यथा कमल एक पुष्प विशेष है जो कि तालाब में पैदा होता है, सूर्योदय में खिलता है और सूर्यास्त के वेला में उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। तो इस प्रकार किसी भी शब्द का अस्तित्व, तो उसका महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर करता है। कोई शब्द है तो उसका अर्थ निहित होता है शब्द में। शब्द बिना अर्थ के अस्तित्वहीन होता है, निरर्थक होता है। शब्द की शक्ति दो शब्दों के योग से बना है, शब्द और शक्ति। तो शब्द शक्ति दो शब्दों के मेल से बना है। तो ये क्या है? शब्द और शक्ति, अर्थात शब्द शक्ति विचार करना है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र में मानस में कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। ये तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उन्होंने दिया है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो इस प्रकार तुलसीदास जी का है यह दोहा। तो अर्थात
शब्द और अर्थ में उसी प्रकार अभिन्नता होती है जैसे जल और लहर में। तो लहर में कोई भिन्नता नहीं होती। स्पष्ट है, शब्द में अर्थ उसी प्रकार निहित या छुपा हुआ होता है जैसे जल और में लहर छिपी हुई होती है। शब्द शक्ति में शब्द की निहित इसी शक्ति को यानी छिपे हुए अर्थ की शक्ति पर विचार किया जाता है। तो शब्द में निहित अर्थ का बोध करने के लिए हम कमल शब्द को लेकर बहुत वाक्य देखेंगे। तो कैसे देखते हैं? उदाहरण में क्या है, जैसे कि कमल का है, तो जैसे कि जल, यदि समुद्र में जल गिरता है तो उसमें मिलकर एक हो जाता है। इसी प्रकार शब्द में भी अर्थ और शब्द एक जो मिला हुआ होता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। उसमें अर्थ जो छुपा हुआ होता है। कमल शब्द को लेकर वाक्य देखा गया है, तो इसके अर्थ में देखते हैं। कमल खिल रहा है, वह कमल मुखी है, उसका कक्षा में कमल, उस कक्ष में कमल खिला हुआ है। तो देखिए, अर्थ अलग अलग है लेकिन सब में कमल की विशेषता है। कमल खिल रहा है, कमल मुखी है, कमल के समान मुख जिसका हो, और कक्ष में, उस कक्ष में कमल खिल रहा है। तो तीनों में कमल है लेकिन सभी में कमल समाया हुआ है। तो इसी प्रकार जो जल और वो लहर से तुलना किया गया है। फिर इसी 3 वाक्यों का अर्थ का बोध अलग अलग ढंग से है। कि पहले वाक्य का अर्थ है कि ये अर्थ का एकदम स्पष्ट है कि किसी सरोवर में कमल नामक पुष्प खिल रहा है। और फिर लेकिन दूसरे वाक्य में किसी स्त्री के मुख को कमल के समान कोमल, कामनीय, मनोहर और उसे मानकर उसे कमलमुखी कहा गया है। वाक्य में किसी कमरे में कमल का खिलना असंभव है, तो क्योंकि कमल तो सरोवर में ही खिलते हैं, लेकिन अतः इसका अर्थ रुकावट आने से अर्थ का बोध अन्य ढंग से लेना होगा। तो उस कमरे में तो कोई कमल जैसे आकर्षक मुख वाली बैठी तो नहीं है, और जिसके मुख सौंदर्य की शोभा उस कमरे में फैल रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक शब्द एक से अधिक अर्थों का द्योतक हो सकता है। शब्द के इन अर्थों का बोध कराने वाले तरीके या व्यापार को ही हम मोटे तौर पर शब्द शक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा, इस तरह से समझाया हुआ है, तो पहले भी हमने देखा है समझ में। फिर सब शक्ति की परिभाषा देखते हैं। सब शक्ति क्या है? तो इसे जान लेने के बाद हम सब शक्ति की परिभाषा इस प्रकार देखते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध करने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। तो यह याद रखना है, एग्जाम में किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। तो सेट में तो ज़रूर पूछा जाएगा और नेट में भी आता है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से ही देखना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं ला रही हूँ कि जो कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो। सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं, जो कि सेट और नेट पीजीटी में भी आएगा। और सामान्य यदि आप कभी कहीं क्लास में पढ़ाने जाते हैं 12th तक के क्लासों में, तो वहाँ व्याकरण तो रहती है, तो वहाँ पढ़ाना होगा। चाहे कॉलेज में भी, तो वहाँ डिटेल से ही पढ़ाना होगा। तो हरदेव बाहरी की बुक्स में है, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। शब्द शक्ति के भेद उपभेद देखते हैं। शब्द शक्ति अर्थ बोध करने का मुख्यतः तीन विधियाँ इस प्रकार तरीके से हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद माने जाते हैं। तो अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति 3 है। शब्द शक्ति का 3 है। तो ये याद रखना है कि शब्द के अर्थ बोध पाने का मुख्यतः 3 विधियाँ और प्रकार तरीके हो सकते हैं। तो इन्हीं आधार पे 3 है। तो अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो इस शब्द के 3 भेद होते हैं। तो वाचक, वाच्यार्थ, लक्षणा, लक्ष्यार्थ और व्यंजक, व्यंग्यार्थ।
तो देखो वाचक का क्या होगा, वाच्यार्थ, तो ये भी मिलान में भी आ सकता है। और लक्षक का लक्ष्यार्थ होता है, लक्ष्य में लक्ष्यार्थ होगा, व्यंजक व्यंज्यार्थ होगा। तो इस प्रकार है विशेष। तो इस प्रकार यदि आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो एक उठा के बीच में से कहीं भी कोई किसी ऑप्शन में आएगा, खाली स्थान, चाहे उसमें AR में भी घुमा के पूछ दिया जाता है। तो यदि आप डिटेल से हम पढ़े हुए रहते हैं तो हम वहाँ पर तर्क लगा के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अविधा का संबंध वाच्यार्थ से, लक्षणा और संबंध लक्षार्थ व्यंजना से है, व्यंज्यार्थ से। तो समान अर्थ में व्यंग्य, तो शब्द के इन्हीं 3 भेदों का शब्द शक्तियों के भी 3 भेद प्रचलित हैं। तो फिर अविधा वाच्यार्थ पर आधारित होता है और लक्षणा लक्ष्यार्थ पे और व्यंजना व्यंग्यार्थ पे, व्यंग से व्यंग्यार्थ। और अविधा का ये थोड़ा सा अलग है, वाच्यार्थ पे, अविधा वाच्यार्थ पे होगा। तो यह याद रखना है, क्योंकि लक्ष्यार्थ तो लक्षण से ही है व्यंग्यार्थ, और ये अविधा में वाच्यार्थ है। तो यह ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। उपभेद में क्या है कि उपभेद व्यंजना शक्ति के भेद हैं। आधार मूला शब्द शक्ति व्यंजना, आधा लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस प्रकार है। तब लक्षणा शक्ति के भेद में देखते हैं, ये गौण रूढ़ी लक्षणा और शुद्धा रूढ़ी है। लक्षणा में क्या है, गौण भेद है। व्यंजना शब्द शक्ति में अविधा मूला शब्द शक्ति है और लक्षणा मूला है। और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है, गौण रूढ़ी लक्षणा और शुद्धि रूढ़ी लक्षणा। तो यह याद रखना है। और व्यंजना तो उपभेद हैं इसके, और अविधा में तो नहीं है, व्यंजना और लक्षणा के उपभेद हैं। और फिर देखते हैं कि प्रयोजनवादी ये लक्षणा शब्द शक्ति गौण रूढ़ी शुद्धा रूढ़ी लक्षणा है। तो गौण प्रयोजन लक्षणा, शुद्धा प्रयोजन लक्षणा, सारोप गौणी प्रयोजन लक्षणा और साध्य वासना प्रयोजन लक्षणा। तो इस प्रकार है। और जहत स्वार्थी लक्षणा, उपादान लक्षणा अथवा अजहत स्वार्था लक्षणा। तो इस प्रकार है 8 लक्षणा के उपभेद में, लक्षणा के 8 हैं। तो व्यंजना के शक्ति के भेद हैं। तो आधार मूला व्यंजना सब शक्ति लक्षणा, और ये यहाँ तक हुआ है आज। तो दोस्तों अभी तो फ्रेंड्स अभी तो और विस्तार से है ये। तो आज का क्लास इतना तक है। तो इसको आप बार बार देख के, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल बहुत ही अंदर से पूछा जा रहा है प्रश्न। तो कहीं भी कुछ भी दे दिया जाए, जैसे इस 8 भेद में ही आ जाएगा कि किसका है 8 भेद। तो यह ध्यान में रखना है कि किसका है। तो लक्षणा शक्ति के भेद हैं, गौण रूढ़ी, शुद्धा रूढ़ी, गौण रूढ़ी प्रयोजन, शुद्धा रूढ़ी, सारोपा गौणी और प्रयोजन। ये डिटेल से है पढ़ना। तो एक नज़र बहुत ही ध्यान से रखना है, तो ये याद रहेगा। यदि पढ़ा हुआ रहेगा तो ऑप्शन में आएंगे तो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे BPSC में एग्ज़ाम लगा हुआ है, और फिर अपना जून में नेट तो होगा ही, UGC नेट, और सेट का भी और भी जगह होते ही रहते हैं सभी राज्यों में, भारतवर्ष में। तो उसके लिए उपयोगी है व्याकरण और मैथ्स। कहीं भी जाइए सब एक ही रहता है, हिंदी व्याकरण और मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, तो सभी जगह एक ही पढ़ना होता है। थोड़े से उसके मतलब स्टेट के हिसाब से उसके एग्ज़ाम के थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो इसलिए फ्रेंड्स आगे क्लास, और यदि आपको चाहिए तो हम आगे का क्लास लाएंगे। कमेंट कीजिए और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।